Good morning, student. How are you? Today we will discuss about the social evil of manual scavenging. Student, आज हम लोग द सोशल एविल ऑफ मैनुअल स्क्वेंजिंग पढ़ेंगे. द सोशल एविल मीन सामाजिक बुराई ऑफ मैनुअल स्क्वेंजिंग, मतलब मैनुअल तरीके से साफ सफाई करना है स्टूडेंट को हम लोग सोशल एविल के रूप में माना गया है. जैसे मान लीजिए ड्राई लैट्रिन साफ़ करना या बहुत सारी चीज़ें कूड़ा करकट साफ़ करना मैनुअल तरीके से, इसको हम लोग सोशल एविल्स के रूप में क्या करते हैं, हमारी गवर्नमेंट के द्वारा माना गया है और इससे प्रति कानून बनाए गए हैं. तो देखते हैं इसके लिए इसको. स्क्वेंजर्स आर दोज वर्कर्स who remove the dirt, refuse and night soil from houses and estates. स्टूडेंट, अब बात आती है स्क्वेंजर्स की. स्क्वेंजर्स कौन पर्सन होते हैं स्टूडेंट? जो सफाई या क्लीनिंग का काम करते हैं. जो भी स्टूडेंट क्लीनिंग का काम, जो साफ सफाई करने का काम करते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं? स्क्वेंजर्स बोलते हैं. तो स्क्वेंजर्स का जो मेन वर्क होता है स्टूडेंट, वो क्या करना होता है? रिमूव करना. रिमूव मीन हटाना या साफ करना. दट रिफ्यूज एंड नाइट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्यूज स्टूडेंट? कूड़ा करकट. रिफ्यूज मतलब यहाँ पे स्टूडेंट जो मीनिंग है कूड़ा करकट कचरा से है. और यहाँ पे एक बहुत ही नया टर्म्स यूज किया है स्टूडेंट, नाइट सॉइल. नाइट सॉइल यहाँ पे स्टूडेंट, नाइट सॉइल आपको समझना है तो आप इतना समझिए कि नाइट सॉइल उसको हम बोलते हैं स्टूडेंट जो ह्यूमन वेस्टेज होते हैं. ह्यूमन का जो वेस्टेज होते हैं उसको नाइट सॉइल के रूप में बोला जाता है, क्योंकि स्टूडेंट ये बहुत ही ज़्यादा फर्टिलाइजर्स के रूप में यूज होता है. ठीक है स्टूडेंट. तो ये गली या तो हाउसेस का या तो स्ट्रीट्स पे जो नाइट सॉइल रिफ्यूज मीन कूड़ा करकट, डर्ट मीन साफ करता है, उसको हम एज एक वर्ड्स में क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट? स्क्वेंजर्स के रूप में उसको हम क्या करते हैं? जानते हैं. चलिए. इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, सिंस अ लॉन्ग टाइम एवर सिंस people started living in houses, they built toilet close to or within the boundary of the house. स्टूडेंट, अगर इंडियन सोसाइटी को लेकर देखा जाए और इंडिया के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो करेक्ट, सिंस अ लॉन्ग टाइम मतलब बहुत पहले से, एवर सिंस पीपल स्टार्टेड लिविंग इन हाउसेज, जब से लोगों ने घर में रहना स्टार्ट कर दिया, लोगों ने एक चार दीवारी के अंदर रहना स्टार्ट कर दिया. चार दीवारी मतलब समझते हैं स्टूडेंट, ये आपका मकान है और उसके अंदर लोगों रहना शुरू कर दिए. तो दे बिल्ट टॉयलेट क्लोज टू और विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द हाउस. तो लोग क्या करते थे, या तो मान लीजिए उनका ये रूम था तो इस रूम के अंदर उन्होंने शौचालय बनाया, या उनका घर का पूरा बाउंड्री यार यहाँ तक है तो इन्होंने अपनी बाउंड्री के अंदर कहीं पे शौचालय बनाने या टॉयलेट बनाने का काम किया है जब से मानव ने घर में रहना स्टार्ट किया है. चलिए. देयर वेर नो सिस्टम ऑफ फ्लशिंग आउट और डर्टी और देयर आर वेयर नो सिस्टम ऑफ फ्लशिंग आउट और ड्रेनिंग अवे द ह्यूमन वेस्टेज. स्टूडेंट, उस समय देखा जाए ना तो हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं था, जिससे हमारे पास ना तो कोई फ्लशिंग सिस्टम था और नहीं कोई ऐसा था जो ड्रेनिंग सिस्टम, जिससे हम अपने वेस्टेज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आराम से क्या कर सकें? ड्रेनेज कर सकें. हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं था. दिस हैड टू बी डिक्लेयर्ड मैनुअली. ये जितने भी एक्टिविटीज़ होते थे स्टूडेंट, वो कैसे होते थे? मैनुअली होते थे. मतलब सारी चीज़ें हाथ से होते थे. सभी कार्य को, इन सभी एक्टिविटीज़ को कोई ना कोई ह्यूमन करता था, कोई ना कोई मानव करते थे. तो कोई टेक्नोलॉजी नहीं था, तो सभी कार्य मैनुअली होते थे. चाहे फ्लशिंग का हो, चाहे ड्रेनिंग का हो, सभी एक्टिविटीज़ ह्यूमन के द्वारा डन किए जाते थे. पीपल वेयर एम्प्लॉयड टू रिमूव द वेस्ट विथ ब्रूम्स, टीन सीट्स, बास्केट्स etc and dump it far away from the village or living areas. स्टूडेंट, इस तरह देखा जाए तो ये सारे काम को करने के लिए, हमारे वेस्टेज को क्लीन करने के लिए लोगों को क्या किया जाता था? हायर किया जाता. किस एम्प्लॉय बनाए जाते थे, लोगों को हायर किए जाते थे. और लोग जो है ना किस माध्यम से ये वेस्टेज को हटाते थे स्टूडेंट? ब्रूम में झाड़ू मार करके उसको क्लियर करते थे. या उसको टीन सेट, मतलब आप देखे होंगे कि कोई टीन का जो बर्तन है, ऐसे बर्तन है और इसमें इसको एक उठा करके एक स्थान से लोग दूसरे स्थान पे क्या करते हैं? लेके जाते हैं. इसका यूज होता था. या कहीं कहीं बास्केट का यूज होता था, जिसमें बास्केट में भर करके इस सारी चीज़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे डंप किया जाता था. और ये डंप कहाँ किए जाते थे स्टूडेंट? तो जहाँ वो रेजिडेंशियल एरिया था वहाँ से दूर कहीं किनारे ले जाकर के, विलेज से कहीं दूर ले जाकर के इसको डंप कर दिया जाता था, डाल दिया जाता था. तो क्लीनिंग करने का काम हो,
डंपिंग करने का काम हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम हो, ये कोई ना कोई स्टूडेंट इम्प्लाई करता था मैनुअल तरीके से। From the early 20th century, a lot of awareness was spread amongst people, and they have come to realize that this is an uncivilized practice where one person is required remove the excreta of another. स्टूडेंट जैसे जैसे लगभग 20 सेंचुरी आते होते लोग थोड़ा सा एजुकेटेड हुए, लोगों के अंदर थोड़ा सा अवेयरनेस आया, तो लोगों ने ऐसा फील किया कि ये कितना गलत काम है कि एक लोगों का जो एक्सक्रेटा है, एक्सक्रेटा यहाँ पे स्टूडेंट मलमूत्र या वेस्टेज जो होता है इससे लिया गया कि एक आदमी वेस्टेज कर रहा है और दूसरा आदमी जो है ना वेस्टेज उसका क्लीन कर रहा है, तो कितना मतलब अनसिविलाइज्ड है। मतलब ये लोगों के अंदर एक थिंकिंग डेवलप होनी कि ये जो एक्टिविटीज़ है ना बहुत ही बैड एक्टिविटीज़ है भाई, क्रिएट अगर ये कर रहा है तो इसको क्लीन करना चाहिए, लेकिन क्लीन करने वाला कोई दूसरा है और उसको क्लीन करने वाला कोई ह्यूमन दूसरा है। तो इस तरह की हमारी सोसाइटी में इसका बैड हैबिट्स लोगों के द्वारा इसको बुराई से देखने जाने लगा और लोग इस तरह के एक्टिविटी करने से क्या होने लगे, थोड़ा सा परहेज करने लगे। तो यही कह रहा है कि यहाँ पे कि फ्रॉम द अर्ली 20th सेंचुरी अ लॉट ऑफ अवेयरनेस वाज स्प्रेड अमंग्स पीपल, लोगों के बीच में इस तरह के अवेयरनेस फैलाया गया जिससे दे हैव कम टू रियलाइज, मन उनको एहसास हुआ दैट दिस इज एन असिविलाइज प्रैक्टिस। एक किस कैसा प्रैक्टिस है, अनसिविलाइज, मतलब एक बहुत ही बेकार प्रैक्टिस क्रियाक्रम है। वेयर वन पर्सन इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द एक्सक्रेटा ऑफ एनदर, जहाँ पे एक पर्सन दूसरे पर्सन की इस एक्सक्रेटा को क्या कर रहा है, क्लियर कर रहा है। तो इस तरह की बहुत ही मतलब बैड हैबिट्स है हमारी सोसाइटी के द्वारा माना जाने लगा। नॉट ओनली दिस, द पीपल हु वेयर एम्प्लॉयड ऑन सच टास्क इन द सोसाइटी वेयर लेवल्ड एज अनटचेबल एज दे वेयर कंसिडर्ड टू बी अनहाइजेनिक। और स्टूडेंट देख लीजिए ये हमारे सोसाइटी की कैसी मानसिकता थी कि जो जिस पर्सन को इस एक्टिविटीज़ के लिए एम्प्लॉय किया जाता था, हायर किया जाता था, उस पर्सन को क्या बोला जाता था, अनटचेबल्स। और अनटचेबल्स तो उसको बोला ही जाता था, इसके साथ साथ उसको अनहाइजेनिक भी माना जाता था। स्टूडेंट कितना बड़ी हमारी सोसाइटी में बैड हैबिट्स था कि ए जो पर्सन है, पर्सन ए जो है वह डर्टी फैला रहा है, पर्सन बी जो है इसको क्लीन कर रहा है, और हमारे ए भाई साहब हैं वो कह रहे हैं कि तुम अछूत हो, तुम अनटचेबल हो, तुम जो हो पुअर हो, तुम जो हो जो है मतलब कहा जा सकता है अनहाइजेनिक हो। इस तरह की मानसिकता अपर कास्ट के लोगों के मन में थी। ये नहीं जानते थे कि अगर जिस दिन ये जो है ना लोअर कास्ट का काम करना बंद कर देगा तो उनका हाल क्या होगा। तो इनको इम्पोर्टेंस देना चाहिए, ये तो इम्पोर्टेंस तो नहीं देते थे, और नहीं तो इनको अनटचेबल बोलते थे, और इनका इंसल्ट भी जगह जगह पे क्या करते थे, अपर कास्ट के लोग करते थे। सिंस ओल्डन टाइम्स इन इंडियन सोसाइटी पीपल फ्रॉम द लोअर कास्ट वेयर एम्प्लॉयड इन दिस प्रोफेशन। और स्टूडेंट इस तरह के कार्यों को करने के लिए हमारी सोसाइटी की जो लोअर कास्ट थे, मतलब जो डिप्रेस्ड क्लास, जो दलित थे, इन्हीं को क्या किया जाता, हायर किया जाता था, इनको ही ये नौकरी दी जाती थी। दे वेयर कंसिडर्ड एज आउटकास्ट और द लोवेस्ट कास्ट इन द कास्ट हायरार्की एंड डिफरेंशिएटेड अगेंस्ट irrespective of the profession the next generation took on। और स्टूडेंट देख लीजिए कितनी बड़ी हमारी सोसाइटी में मानसिकता थी कि लोग इसको क्या करते थे, लोवेस्ट कास्ट मानते थे। कौन सा कास्ट, लोवेस्ट कास्ट कंसीडर किया जाता था। इसके साथ साथ उनके साथ बहुत टाइप की डिफ्रेंसिएशन किए जाते थे, बहुत तरह के उनसे भेदभाव किए जाते थे, और नहीं तो और उनका जो नेक्स्ट जनरेशन था उसको भी माना जाता था कि तुम इस काम के लिए बने हो, तुम इसको इसी तरह का काम करना चाहिए। मतलब कि पूरी तरह से उसका जनरेशन को भी लोग उसको बोलते थे कि तुमको वेस्टेज साफ करना है, तुमको क्लीन करना है, तुमको लोअर काम करना है। इस तरह की मानसिकता हमारे अपर कास्ट के लोगों के माइंड में सेटअप की थी, और इस तरह से उन लोअर कास्ट के लोगों को भी क्या करते थे, मिसयूज करते थे। Thus the upper caste had unfairly segregated a section of the people who were looked down upon। और इस तरह से देखा जाए स्टूडेंट तो हमारी जो अपर कास्ट की जो सोसाइटी थी ना, एक ऐसा मानसिकता डेवलप कर दिया कि जो लोअर कास्ट की कि
कि जो लोअर कास्ट है वो हमेशा क्या रहेंगे, नीचे रहेंगे, किसके, अपर कास्ट के। मतलब इस तरह से सोसाइटी में दो सोसाइटी हो गया, एक अपर सोसाइटी जो जिसके पास सभी तरह के राइट्स होंगे, और एक लोअर सोसाइटी जिसके पास किसी भी तरह का राइट्स नहीं होगा, और उसको माना जाएगा कि तुम सर्विस करने के लिए, तुम क्लीन करने के लिए, वेस्टेज के लिए बने हो, तुम घरों में काम करने के लिए बने हो, तुम लेबर का काम करने के लिए। तो एक मालिक और एक बिल्कुल दास की तरह सोसाइटी हमारा क्या हो गया, डेवलप हो गया, लोगों ने बना दिया अपर कास्ट की। These people were supposed to live beyond the limits of the village and could not even visit temples or take water from the common place। और स्टूडेंट देखिए कि इनको गांव से सबसे बाहर, मतलब मान लीजिए स्टूडेंट कोई विलेज था ना, तो इससे सबसे बाहर ऐसे लोगों को क्या किया जाता था, इनको रेसिडेंस किया जाता था, इनको रखा जाता था। और नहीं तो और इन लोगों को न तो पब्लिक प्लेस पे जाने का राइट्स था, न ही किसी टेम्पल्स पे जाने का राइट्स था। इनको किसी भी तरह का कोई राइट्स हमारे अपर कास्ट के लोग नहीं देते थे। जबकि सोच लीजिए कि सारे जो एक्टिविटीज़ है जो क्लिनिक से रिलेटेड सब यही करते थे, और फिर भी इनको अपर कास्ट लोग किसी भी तरह का कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। उनको टेम्पल्स में एंट्री नहीं करने देते थे, उनको वाटर जो है ना कॉमन सोर्स से वाटर नहीं लाने देते थे। सिंपल उस समय वेल्स था, वहाँ पे उनको नहीं जाने दिया जाता था। इस तरह की हम सोसाइटी जो है हमारे समाज में डेवलप हो गई थी। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हेन अडॉप्टेड इन 1950 मेड प्रोविजंस टू मेक अनटचेबिलिटी एंड offense, but the system of manual scavenging continued, especially in the rural areas and semi-urban areas where the system of sanitation remained unchanged। स्टूडेंट हम जब हमारा संविधान 1950 को लगा 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय प्रयास किया गया ना कि इस तरह के जो अनटचेबिलिटी वाले जो एक्टिविटीज़ है उसको क्या कर दिया जाए, उसको प्रिवेंट कर दिया जाए, उसको ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन बहुत सारी जगहों पे इसको दूर नहीं किया जा सका स्टूडेंट। जैसे आप देखेंगे सेमी अर्बन एरियाज या रूरल एरिया जो था ना, वहाँ पे इस तरह के सिस्टम को बहुत अच्छे से चेंज नहीं कर पाए, और ये सेक्स बनी रही। वहाँ पे इस तरह की बैड हैबिट्स क्या हुआ, बना रहा। कब तक बना रहा स्टूडेंट? और कौन कौन से रीजन थे इसको बनाए रखने के लिए? एक तो अपर कास्ट लोग चाहते नहीं थे कि इस तरह की किसी चीज़ का क्या हो, किसी तरह के सिस्टम में चेंजेज हो। दूसरा रीजन था स्टूडेंट, poverty also forced them to continue with this age old system of manual scavenging in 1993। और इस तरह से देखा जाए नहीं स्क्वेंजिंग। और स्टूडेंट दूसरा जो रीज़न था वो था बेटा पोवर्टी, गरीबी। जो गरीब लोग थे भाई उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन तो भी तो नहीं था, उनको अपर कास्ट के लोग कोई अपॉर्चुनिटी भी नहीं देते थे। तो जो गरीब लोग थे, जो पुअर लोग थे स्टूडेंट, वही लोग इस काम को क्या करते रहे, ट्रेडिशनली काम को करते रहे। एक तो अपर कास्ट लोग उनको चेंज ऑप्शन ही नहीं दिया, तो उनके पास भाई जॉब नहीं रहेगा, उनके पास जीवन की आधार नहीं रहेगा, जीविका को चलाने का आधार नहीं रहेगा, तो मजबूर होकर के उस काम को क्या करते थे मैनुअल तरीके से। In 1993, the government of India passed an act to prohibit employment of manual scavengers as well as the construction of dry latrines। स्टूडेंट इसके बाद हमारी जो गवर्नमेंट है 1993 में, उसने एक कानून बनाया कि जो मैनुअल स्क्वेंजर्स है या मैनुअल स्क्वेंजिंग है स्टूडेंट, उस पर प्रतिबंध लगाया। और उसने ड्राई लैट्रिन्स के बारे में क्या किया, ड्राई लैट्रिन्स के कंस्ट्रक्शन पे भी क्या किया, उसने प्रतिबंध लगाया। और इस तरह से थोड़ा सा ह्यूमन राइट्स क्या किया गया, दिया गया लेबर को, या जो हमारे SC और ST थे उनको देने का कोशिश किया गया, और इसके जगह पे टेक्नोलॉजी यूज करने का कोशिश किया गया। Despite this enactment, the problem continued even till 2003 when the enforcement was made more severe। स्टूडेंट 1993 में तो ये हमारा एक्ट बन गया, लेकिन उसके बाद भी हम देखते हैं कि 2003 तक इस तरह के एक्टिविटीज़ हमारे सोसाइटीज़ में क्या हुआ, बना रहा। लेकिन 2003 में फिर हमारी गवर्नमेंट ने एक नया कानून बनाया जिसमें बहुत सारे प्रावधान किया गया, और उसके बाद थोड़ा सा इसमें चेंजेस आपको देखने को क्या होता है, मिलता है। In the present day, it was realized that though manual scavenging has stopped, but laborers are still being employed to physically enter gutters and manholes to clear them when they get ब्लॉक्ड। स्टूडेंट इस समय देखा जाए प्रेजेंट टाइम में कर रहा है
कि अभी हम तो मान सकते हैं कि जो मैनुअल स्क्वेंजिंग है, मैनुअल जो साफ करने की क्रिया है ना, वो क्या हुआ है, स्टॉप हो चुका है, मतलब कम हो चुका है। लेकिन आज भी कहीं कहीं देखने को मिलता है स्टूडेंट, जो लेबर्स है, जो सफाई करने वाले जो लेबर्स हैं, वो आज क्या होता है, कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि वो फिजिकली तरीके से क्या करते हैं, गटर में या ड्रेनेज में एंट्री करते हैं। जब कभी वो क्या हो जाता है, गटर ब्लॉक हो जाता है, कभी कभी जब वो ब्लॉक हो जाता है, जब उसमें कुछ फंस जाता है, तो उसको क्लीन करने के लिए कौन उसमें जो लेबर्स होते हैं क्या होते हैं, एंट्री करते हैं। उसमें कभी कभी मैन होल्स में को भी क्लियर करने के लिए क्या होते हैं, एंट्री करते हैं। दिस इज एन एक्सट्रीमली डेंजरस, अनहाइजेनिक एंड इनह्यूमन सिस्टम। स्टूडेंट वास्तव में देखा जाए तो सच में जो एक काम जो है ना, गटर में एंट्री करना, मेन होल्स में एंट्री करना, उसको रोक क्लियर करना, ये बहुत ही डेंजरस वर्क है और बहुत ही अनहाइजेनिक है और इनह्यूमन भी है। ये मानव के खिलाफ भी है, मानव के राइट्स के खिलाफ भी है। The process of enactment of another law is currently on which would lay a complete ban on such employment। और हमें स्टूडेंट क्या करना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को ये करना चाहिए ना कि फिर से उसको कोई कानून बना करके इस तरह के जो एक्टिविटी है उसको क्या करना चाहिए, पूरी तरह से बैन कर देना चाहिए। मतलब कभी किसी को गटर में, किसी को मैन होल्स में एंट्री नहीं करना चाहिए, उसको फिजिकली तरीके से, और इस तरह से कोई कानून बना देती जिससे इस पे सब पे क्या होता, प्रतिबंध लग जाता। तो इस तरह से स्टूडेंट ये जो आपका चैप्टर्स है ना, ये आपका और चैप्टर्स में जो टॉपिक है, जो सोशल एविल्स ऑफ मैनुअल स्क्वेजिंग, ये क्या होता है, कंप्लीट होता है। इसमें कंक्लूजन है स्टूडेंट, देखते हैं कंक्लूजन में क्या दिया हुआ है। ऑल सिटीजन ऑफ द नेशन आर इक्वल इन द आइज ऑफ द लॉ। यहाँ पे ओवरऑल आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि लॉ के सामने जो है सभी लोग क्या हैं, बराबर हैं। बट मोर इम्पोर्टेंटली दे आर ह्यूमन बींग्स एंड वी एज फेलो ह्यूमन्स शुड रिस्पेक्ट ह्यूमन लाइफ एंड द डिग्निटी एंड राइट्स विच कम अलॉन्ग। कर है कि उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट, हम सभी लोग जानते हैं कि लॉ के सामने सभी लोग क्या है, समान है, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट है कि हमें हर एक ह्यूमन्स को क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट देना चाहिए, उसके लाइफ को रिस्पेक्ट देना चाहिए, उसके डिग्निटी को इम्पोर्टेंस देना चाहिए। सारी चीज़ें हमें क्या करना चाहिए, इक्वल तरीके से उसको देखना चाहिए, सभी लोगों में किसी भी तरह का कोई डिफरेंस नहीं करना चाहिए। Those who have been marginalized over years of oppressive attitudes of the mighty and the powerful have got left behind in social stature। और करें स्टूडेंट, हमें ये भी देखना चाहिए कि जो हमारे सोसाइटी के मार्जिनलाइज्ड है, जो पिछड़े लोग हैं, जो बहुत ही मतलब अनडेवलप्ड लोग हैं, इसके द्वारा स्टूडेंट कि हमारे माइटी लोगों के द्वारा, माइटी मीन शक्तिशाली लोगों के द्वारा, जो दबाए हुए लोग हैं, जो कुचले हुए लोग हैं, और हमारे सोसाइटी में उनका क्या है, बहुत ही पीछे कट रहा है। उनका जो स्टेटस है, उनका जो पोजीशन है स्टूडेंट, आज भी हमारे सोसाइटी में बहुत ही क्या है, बहुत बिहाइंड है, बहुत पीछे, बहुत कम है उनका। ओनली वंस the member of the society understand the value of living in harmony with other communities will the social order improve and allow the suppressed and downtrodden to get back their freedom and facilities for the comeback into mainstream। स्टूडेंट कह रहा है कि हमारे सोसाइटी का अगर एक भी मेंबर जो है, एक दो मेंबर्स भी इस चीज़ को समझ जाए कि किसी भी तरह का हमारे अंदर डिफरेंसेस नहीं होना चाहिए, हमें सब लोगों के अंदर हार्मोनी तरीके से लिव करना चाहिए, एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहना चाहिए, तो ऑटोमेटिक जो है स्टूडेंट हमारा सोशल ऑर्डर क्या होगा, इम्प्रूव हो जाएगा। और हमारे जो डाउन ट्रॉडन या सप्रेस्ड लोग हैं, उनका जो डेवलपमेंट है ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि वो अपने आप को फ्रीडम महसूस करेंगे, अपने आप को बहुत सारे फैसिलिटीज़ यूज करते हुए पाएंगे ना, तो वह धीरे धीरे हमारे मेन स्ट्रीम्स में क्या हो जाएंगे, मेन स्ट्रीम्स में वो आ जाएंगे। ओनली द चेंज्ड माइंडसेट ऑफ the people will ensure the right to equality would be realized, as was the dream of the nationalists who imagined a progressive, secular, democratic nation with a building healthy, harmonious society। खैर स्टूडेंट, इस तरह का अगर देखा जाए, केवल हम लोगों के बारे में सोचें कि उनका माइंडसेट बदल दे, ओनली द चेंज माइंडसेट ऑफ पीपल, लोगों का मन बदल दें और सोचें कि हम इस सारी चीज़ों को प्राप्त कर लिया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बस क्या होगा, रियलाइज एज अ वाज द ड्रीम, मतलब क्या था, एक ड्रीम था। रियलाइज एज अ वाज द ड्रीम ऑफ द नेशनलिस्ट, मतलब हमारे राष्ट्रीयता में ये क्या था, एक ड्रीम की तरह रहेगा। हु इमेजिन अ प्रोग्रेस, जो क्या है,
हु मतलब जो, इमेजिन मतलब जो कल्पना किया था, अ प्रोग्रेसिव सेकुलर डेमोक्रेटिक नेशन विद अ बिल्डिंग वेल्थ हेल्दी हारमोनियस सोसाइटी, जो डेवलप, जो अच्छी सोसाइटी के बारे में हम सोच रहे हैं, ये क्या है। तो स्टूडेंट हमें इन सारी चीज़ों को करने के लिए हमें जो डिप्रेस क्लास है उसको राइट्स देने पड़ेंगे। केवल हम लोगों के माइंडसेट को चेंज करने की कोशिश करें ना, तो इससे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलेगा। हम अपर छोटे कास्ट को क्या करें, थोड़ा सा चांस दें तो उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा और जल्दी से जो है ना वो मेन स्ट्रीम्स में आने का कोशिश करेगा। यहाँ पे एक टॉपिक्स दिया हुआ है स्टूडेंट, थोड़ा सा केंद्रीय विद्यालय के बारे में हम आपको यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। केंद्रीय विद्यालय, इसको केबीएस के नाम से जानते हैं, केबीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन जानते हैं इसको। करा कि 15% एंड 7.5% सीट्स आर रिजर्व फॉर SC एंड ST रिस्पेक्टिवली इन फ्रेश एडमिशन। स्टूडेंट केबीएस जो है एक तरह का केंद्रीय संगठन है विद्यालय जैसे। तो इसमें क्या है कि 15% जो है SC के लिए और 7.5% जो है ST के लिए सीट क्या कर दिया गया, रिजर्व कर दिया गया है। नो ट्यूशन फी इज चार्ज फ्रॉम शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स स्टूडेंट अप टू क्लास 12। और स्टूडेंट इस तरह के विद्यालय में या केवीएस जैसे विद्यालय में क्लास 12 तक जो है ना किसी भी तरह का कोई भी फीस शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से नहीं लिए जाते हैं। नवोदय विद्यालय NBS, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन फेवर ऑफ चिल्ड्रेन बिलोंगिंग टू SC एंड ST इज प्रोवाइडेड इन proportion to their population in the concerned districts, provided that numbers no such reservation will be less than the national average of 22%, 15% of the SCs and 7.50% of for the STs and maximum of 50% for both the categorized SC and STs टेकन टुगेदर। स्टूडेंट मतलब कर रहा है सिंपल, NBS में अगर रिजर्वेशन का जो सिस्टम है ना उसमें ये प्रयास किया जाता है कि कम से कम जो नेशनल एवरेज है 22.5% वह कम ना हो, जिसमें 22.5% में क्या है 15% या 15% जो आपका SC के लिए है और 7.50% आपका ST के लिए है, उससे कम ना हो, ये टारगेट रखा जाता है। और मैक्सिमम कितना परसेंट है स्टूडेंट, 50% है। These reservations are interchangeable and over and above the students selected under open merit। इसमें स्टूडेंट कभी कभी इंटरचेंजेबल भी हो सकता है, मतलब इसमें आंतरिक भेदभाव डिफरेंस भी किया जा सकता है, चेंज भी किया जा सकता है और प्रयास किया जाता है कि उसमें ओपन तरीके से या ओपन मेरिट पे भी इस स्टूडेंट की क्या कर ली जाए, पुटअप कर लिया जाए, उसका एडमिशन ले लिया जाए। तो इस तरह से देखा जाए स्टूडेंट तो ये आपका चैप्टर्स यहाँ पे कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो ये लास्ट वीडियो है, इसमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा सर कि हम अगला वीडियो बनाएं कि न बनाएं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा है। अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिएगा, इससे भी हम जान जाएंगे वीडियो अच्छा है। कमेंट भी करिएगा और इसको मैक्सिमम जितना हो सकता है उसको शेयर भी करिएगा। थैंक यू दोस्तों, आप लोगों को वीडियो देखने के लिए। बाय।